इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो डॉक्टर राजीव माल की किताब है, बहुत ही फेमस किताब है ये और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में ये चलती है। इसका एक सॉल्यूशन मैनुअल भी माल साहब ने दिया है, तो उसी पे हम बातचीत करेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर इसको देखेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन का है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन? व्हाट डज द डिसिप्लिन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्कस? इसमें सवाल यह है कि जो एम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का मेन एम क्या है, डिसिप्लिन का मुद्दा क्या है? तो इसका सिंपल एक आंसर है, द प्रिंसिपल एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यानी कि एक तो हमको हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है और दूसरा जो सोल्यूशन है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। दो चीजें इसमें बोली जाती हैं, शेड्यूल और टाइम। ये शेड्यूल और टाइम जो है, एक ये मुद्दा हो गया, दूसरा हो गया कॉस्ट। शेड्यूल और टाइम, जो शेड्यूल दिया है उससे पहले आपको बना के देना है या उस समय पे बना के देना है। कॉस्ट कम से कम लगना है, कॉस्ट ओवर रन नहीं होना चाहिए, शेड्यूल ओवर रन नहीं होना चाहिए। दूसरे सवाल पे आते हैं। इसके लिए जब मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आपको टेबलर इसका आंसर दिया था। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या अंतर है। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। जो प्रोग्राम है वो इंडिविजुअल अकेले द्वारा डेवलप किए जाते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो छोटे साइज के होते हैं और उनकी फंक्शनलिटी लिमिटेड होती है। और क्योंकि प्रोग्राम एक इंडिविजुअल ने खुद के लिए बनाया होता है, इसलिए वो अपने आप मेंटेन करता है, तो उसके लिए कोई ज्यादा अच्छा वो बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस नहीं होता है। डॉक्यूमेंटेशन तो शायद ही होता भी हो सकता है, लेकिन अमूमन नहीं होता है। इसके अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्योंकि अगर एक स्टूडेंट ने क्लास असाइनमेंट के लिए कोई प्रोग्राम बना दिया तो वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की श्रेणी में नहीं आता है। अब दूसरे हाथ पर अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो उसके मल्टीपल यूजर्स होते हैं, उसका बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस होता है, उसके यूजर मैनुअल होते हैं और बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट होता है। और चूंकि इसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, इसको बहुत सिस्टमेटिकली डिजाइन किया जाता है, केयरफुली इंप्लीमेंट किया जाता है, पूरी तरह टेस्ट किया जाता है, थॉरो टेस्ट होता है इसका। इसके अलावा इनमें सब जगह आपके डॉक्यूमेंट मिलेंगे, जैसे एसआरएस मैंने आपको बताया था, डिजाइन डॉक्यूमेंट है, टेस्ट डॉक्यूमेंट है, यूजर मैनुअल है, ये सारी डॉक्यूमेंट इसमें आते ही आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये प्रोडक्ट है पूरा, तो अमूमन ये इंडिविजुअल नहीं बनाता है, इसके लिए आपको पूरी टीम लगती है, तो पूरा टीम बनाता है। तो ये डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। अब एक सवाल है इसमें, थर्ड सवाल जो इनकी बुक में दिया हुआ है, वो है कि क्या आप एग्री करते हैं कि द एम्फोसिस ऑफ एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग इज एरर करेक्शन व्हाइल द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एम्फसाइज एरर प्रिवेंशन? तो इसमें इन्होंने पूछा है कि क्या एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग आपकी एरर करेक्शन पे काम करती है, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस आपकी एरर प्रिवेंशन में काम करती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। जो एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग, जिसे हम इंट्यूटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं या ओन स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग कहते हैं, वो अपने आप बना दी जाती है, लिख दी जाती है। उसके लिए कोई प्लान नहीं है, इसके लिए कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए कोई तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। जबकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो पूरी तरीके से, जैसे एक बिल्डिंग बनानी होती है उसके लिए इंजीनियरिंग लगती है, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपकी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस है। तो एरर प्रिवेंशन की जगह ये आपका प्रोएक्टिव टाइप की प्रैक्टिसेस है, जबकि एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग आपकी रिएक्टिव है। तो यस, एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स क्विकली और कमिंग अप विद सॉल्यूशन कोड एंड करेक्टिंग इट अंटिल इट मीट्स द रिक्वायरमेंट। फटाफट आपने एक तरीके से नमक कम हो गया तो नमक डाल दिया, मिर्ची कम हो गई तो मिर्ची डाल दी, लेकिन नमक और मिर्ची बिल्कुल सही रहे खाने में, उसका जो काम करता है, ताकि खाना जब बन के आए तो पूरी तरीके से उसमें टेस्ट हो, आपको कोई उसमें ऊपर से डालने या कम करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप पहले से ही केयरफुल प्लानिंग और डिजाइन कर लेंगे तो आप एरर्स को होने के बाद हटाने की जगह आप होने ही नहीं देंगे। चौथा उनकी बुक में सवाल है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द प्रेजेंट सॉफ्टवेयर क्राइसिस? इसमें सॉफ्टवेयर क्राइसिस की बात हुई है, तो ये अलग अलग सवाल के पार्ट है, अलग अलग तरीके से जवाब देंगे। तो पहला है कि सिम्टम्स क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, व्हाट फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ दिस प्रेजेंट सॉफ्टवेयर क्राइसिस, कौन कौन से फैक्टर्स सॉफ्टवेयर क्राइसिस को बनाने में योगदान दे रहे हैं, और व्हाट आर पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रेजेंट सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इस सॉफ्टवेयर क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या है? तो देखिएगा, इसमें मैं अलग अलग तरीके से बताता हूँ इसको। ये आंसर भी उन्हीं द्वारा दिए गए, यानी डॉक्टर राजीव माल द्वारा ही है, तो इस पर आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। तो पहला है द सिम्टम्स ऑफ द प्रेजेंट सॉफ्टवेयर क्राइसिस। जो सिम्टम्स है प्रेजेंट, जो अभी सॉफ्टवेयर क्राइसिस की बात हो रही है, उसका पहला है कि जो कॉस्ट, अनरिलायबल प्रोडक्ट, उसमें पूरी तरीके से आप बग्स मिलेंगे, आपको डिलीवरी आपको लेट मिलेगी, यानी कि कॉस्ट ओवररन भी हो रहा है, शेड्यूल ओवररन भी हो रहा है। और जो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की वो बढ़ रही है, और जो आपको प्रोफेशनल चाहिए, जो ट्रेन्ड लोग चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स में जो ट्रेंड है, वो आपको नहीं मिल रहे हैं या वो कम है। और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो है वो बहुत कम देखा जाता है। लोग C++ पढ़ना शुरू कर देते हैं, पहले लोग अपने ऑटोमेटा थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि तो टफ सब्जेक्ट है,
तो उन सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं या पढ़ते हैं, या फिर उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रचलन इतना नहीं। तो अगर इसका प्रचलन नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर की जो एक्चुअल बनाने की जो तकनीक है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। अब पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो इसका एक ही सोल्यूशन है। एक तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स को सब जगह फैलाना है, पढ़ाना है, और दूसरा आपके जो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है उनको ये सब समझाना है। पांचवा आपका सवाल है, लिस्ट द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेटरी एंड मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया एक्सप्लोरेटरी और आपका जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, उसमें सबसे पहले चीज ये है कि हम आज के बारे में बात करेंगे कि हम आज जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम लाइफ साइकिल मॉडल यूज करते हैं, जो इस पे ध्यान देती हैं कि एरर को वहीं कंटेन किया जाए, वहीं रोक दिया जाए। मान लीजिए आपको कहीं किसी जगह घाव हो गया, आप वहाँ दवाई लगा दीजिए। अगर आप दवाई नहीं लगाएंगे और उसमें इन्फेक्शन हो गया तो पूरे एरिया का खराब होने का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूंगा, अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसा घाव हो गया जो पूरे शरीर में फैल सकता है तो आपको उस जगह को हटाना पड़ेगा। तो उस जगह पे एरर को पता करना, ये काम आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस करती है। इसके अलावा आपके पास जो डेवलपमेंट है वो तो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है, पूरी डिजाइनिंग होती है, वेल डिजाइन मेथोडोलॉजी है, टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से होती है, चाहे वो यूनिट हो चाहे वो उसके ऊपर वाली टेस्टिंग हो। हम टेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। जो विजिबिलिटी है डिजाइन और कोड, क्योंकि डिजाइन फेज अलग है, कोडिंग फेज अलग है, तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। आपका मैट्रिक्स है, क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है उसके आपके पास अलग अलग टूल्स अवेलेबल है। इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट्स है वो पूरी थॉरोली प्लान्ड है, वो क्योंकि फेजेस वाइज वेल प्लान वेल स्ट्रक्चर्ड है। केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स आपके पास अवेलेबल है। और अभी जो एम्फेसिस है आज के दौर में वो एरर करेक्शन की जगह एरर प्रिवेंशन पे है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम प्रोएक्टिव टेक्निक इसमें इस्तेमाल करते हैं, ना कि रिएक्टिव। अब छठवां सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर क्या है, और आप व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम हैविंग अ मेसी कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर। कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर क्या है, और अगर मेसी मतलब यानी उसमें कोई दिक्कत है या ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर, तो क्या किया जाएगा। तो कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर ये आपको बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस, किस तरीके से स्टेटमेंट्स एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने वाले हैं, इस तरीके से पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। मेसी फ्लो स्ट्रक्चर इसलिए आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरे जाने की जरूरत करते हैं, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है। मेसी है इसका मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ सकता है, फिर यहाँ से फिर इधर आना पड़ सकता है। तो अगर आप जो पाथ है, जो ट्रेसिंग है, वो अगर नहीं कर सकते तो फिर आप कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते, अगर वो मेसी है, उसमें प्रॉब्लम है या वो गलत तरीके से बनाया गया है। अब एक सवाल है सातवां, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्टिंग टेक्निक क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्लो चार्ट की। पहले तो फ्लो चार्ट आपको पूरा फ्लो जो कंट्रोल है प्रोग्राम में, जो कंट्रोल अलग अलग जगह जा रहा है उसका आपको फ्लो बता देता है। दूसरा कि आप इसको डिजाइन, एक प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग, आप प्रोग्राम को फ्लो चार्ट को देख के आप डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं प्रोग्राम को। फिर आठवां है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजिबिलिटी ऑफ डिजाइन एंड कोड। आप विजिबिलिटी जो डिजाइन या कोड की उसकी विजिबिलिटी के बारे में क्या समझते हैं। हाउ डज इंक्रीज विजिबिलिटी हेल्प इन सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। विजिबिलिटी मतलब आपको चीजें दिख रही हैं क्लियरली, इसका मतलब जो शब्द करते हैं वही है। तो अब अगर आपके पास विजिबिलिटी कब होगी, जब आपके पास डॉक्यूमेंट होगी, जब आपके हाथ में कुछ इंक में लिखा होगा, तभी तो विजिबिलिटी बढ़ेगी। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक में क्या हो रहा है, हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक में हर जगह पे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, हर जगह पे डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को आप देख के विजिबल है आपके सामने, उसको ट्रैक कर सकते हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। नवा सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रक्चर प्रोग्राम। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है, हाउ डू मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज पास्कल एंड सी फैसिलिटेट राइटिंग स्ट्रक्चर प्रोग्राम। सी और पास्कल कैसे आपको बताते हैं, वैसे इसके आगे बहुत सारी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में अंतर क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो इसके लिए बहुत ही सरल आंसर है, जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है इसका मेन मुद्दा ये है, मेन एम ये है मॉड्यूलर प्रोग्राम। और आप केवल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट, केवल 3 ही कंस्ट्रक्ट, सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन को यूज करके आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। और एडवांटेजेस क्या है, इसका मतलब एडवांटेज क्या है इसका अनस्ट्रक्चर्ड से, पहली चीज ये है कि आप समझ सकते हैं प्रोग्राम को, और जब आप समझ सकते हैं तो इजीली आप डिबग भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं, यानी एरर आप दूर कर सकते हैं। और मेंटेनेबिलिटी, आगे चल के जो उसमें चेंजेस या मॉडिफिकेशंस होने या कोई परफेक्टिव या फिर अडैप्टिव मेंटेनेंस होना, वो सब आप कर सकते हैं। 10वां है, व्हाट आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट नेसेसरी टू डेवलप द प्रोग्राम फॉर एनी गिवन प्रॉब्लम। 3 कौन सी कंस्ट्रक्ट है जिसको आप कर सकते हैं। ये पूरे वैज्ञानिकों ने, पूरे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लोगों ने इसको बिल्कुल तय कर लिया, और जो भी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं उन्होंने भी इस पे अपनी हामी भर दी है कि 3 कंस्ट्रक्ट है जिससे आप कोई भी लॉजिक को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका हाई लेवल दूसरा पार्ट भी देखेंगे, एग्जाम्पल देना है कंस्ट्रक्ट का हाई लेवल लैंग्वेज। तो 3 बेसिक टाइप के प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होते हैं। पहला एक सीक्वेंस है,
देखिए एग्जांपल भी दे रहा हूँ साथ में, जैसे ए इज इक्वल टू बी, एक असाइनमेंट ऑपरेटर। सिलेक्शन यानी कि सिलेक्ट कर रहे हैं हम, इफ ए इज लेस देन बी, बी इज इक्वल टू सी, एल सी इक्वल टू 0। तो सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। तीसरा है इटरेशन। इटरेशन मतलब ये है कि आप वाइल, डू वाइल, फॉर लूप लगा रहे हैं। सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन, ये तीनों आपके बेसिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हैं। अब सवाल आता है 11वां वाला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्राम मॉड्यूल, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल। प्रोग्राम मॉड्यूल क्या होता है? एक प्रोग्राम मॉड्यूल क्या है? एक इंडिपेंडेंट कंपाइलेबल कोड है, पीस ऑफ कोड है। यानी आपने कोड लिया और वो इंडिपेंडेंटली कंपाइल हो सकता है और वो एक काम करता है, पर्टिकुलर काम करता है, तो उसे हम प्रोग्राम मॉड्यूल कहते हैं। 12वां है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल फ्लो ओरिएंटेड एंड डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन। कंट्रोल फ्लो ओरिएंटेड और डेटा फ्लो। अब इसमें दूसरा जो पार्ट है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन टू व्हाई अ डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक इज लाइकली टू प्रोड्यूस बेटर डिजाइन्स देन द कंट्रोल फ्लो डिजाइन टेक्निक। आपको इन दोनों में डेटा फ्लो क्यों अच्छा लगता है, इसके लिए आपको रीजन देना है। तो देखिए कंट्रोल फ्लो जो ओरिएंटेड डिजाइन है उसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो फ्लो चार्ट के माध्यम से या किसी और तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन है, जो ये है, उसमें आप डिजाइन इस तरीके से बनाते हैं, इस एनालिसिस से, कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, जो प्रॉब्लम में डेटा का फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए। एक में कंट्रोल हम देखते हैं कि कंट्रोल कहाँ कहाँ जा रहा है, एक में हम डेटा कहाँ कहाँ जा रहा है। और डेटा जो फ्लो ओरिएंटेड है वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि उससे बेटर डिकम्पोजिशन होता है प्रॉब्लम का। अल्टीमेटली तो हम डेटा से ही तो डील कर रहे हैं। 13वां है, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स used in software engineering to tackle the complexity of development of large programs. Discuss these two principles। अब मैं आपको दोनों प्रिंसिपल ही बता देता हूँ। वो आपका है एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन। तो जो वेल नोन प्रिंसिपल है कॉम्प्लेक्सिटी, एक लार्ज प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है उसको हैंडल करने के लिए, वो है आपके एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन। 15वां सवाल है, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन मेथोडोलॉजी। और ये डेटा फ्लो ओरिएंटेड से कैसे अलग है। तो डेटा स्ट्रक्चर और डेटा की बात होगी। पहले हमने देखा फ्लो ओरिएंटेड और यहाँ पर डेटा फ्लो ओरिएंटेड। अब हम डेटा फ्लो और डेटा स्ट्रक्चर के बीच में अंतर जानना चाह रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइन में पहले डेटा स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम में होगा उसको पहले केयरफुली डिजाइन किया जाता है और फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से कोड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कोड तब बनाया जाएगा जब डेटा स्ट्रक्चर आपका डिफाइन हो जाएगा। 16 में हम अगर आए तो हमको मेजर एडवांटेजेस बताने हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओओडी मेथोडोलॉजीज की, जो डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन से ऊपर है। तो उसके लिए उत्तर जो दिया है माल साहब ने वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी ये आपका एब्स्ट्रैक्शन डिकम्पोजिशन बताती है। प्रॉब्लम का एब्स्ट्रैक्शन डिकम्पोजिशन अच्छे से कर सकेंगे तभी सब कुछ अच्छे से होगा, क्योंकि रियल लाइफ एंटिटी पे डिपेंडेंट है, मतलब से निकल के आएंगे। तो आप रियल लाइफ एंटिटी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और वो ऑब्जेक्ट का जब सब मिला के आप रख लेते हैं तो उसे हम क्लास बोलने लगते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। साथ में आपका रीयूजेबिलिटी, अगर आपने कुछ बना के रख दिया, अगर आप उसको बार बार लिखेंगे तो आप री इन्वेंट कर रहे हैं व्हील को, मतलब चरखे को दोबारा बनाने की कोशिश करें। जो चीज बन चुकी है उसको यूज करिए, वो रीयूजेबिलिटी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन वही काम करता है। 17वां सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्या अंतर है। बहुत बड़ा ट्रिकी सवाल है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग ये एड्रेस करता है उस इश्यू को जब आप हाई क्वालिटी सिस्टम की बात करते हैं जो कॉस्ट इफेक्टिवली बनना है। कॉस्ट इफेक्टिवली हाई क्वालिटी सिस्टम्स अगर आप बना रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग हो गया। तो ये पहला जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन, उसके सॉल्यूशन की हिंट देखी हमने राजीव माल द्वारा ही बनाया गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।